अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड वी आर हियर विद अनदर ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का जो गेस्ट पेपर है, हम उसको आराम से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो हमने जो आपका साइंस का गेस्ट पेपर यहाँ पे ले आए और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन T2, ठीक है, जो आपका T2 का सिलेबस है। एक और बात आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, यहाँ पे नियर अबाउट 95 से लेकर 98% तक आपको 98% तक आपको जो सिलेबस मिलेगा वो T2 का मिलेगा एंड नियर अबाउट यहाँ से 5 से लेकर 3%, 3 से 5% मैंने T1 का भी रखा है, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपका 1 से 2 मार्क्स वहां से भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर नहीं किया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैंने मोस्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन लाए हैं, याद रखना ये हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सभी सिलेबस को इंक्लूड करने की कोशिश नहीं किया, बट जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वही लगा। ओवरऑल आपको पूरा सिलेबस पढ़ना, ये बात याद रखना, यू हैव टू स्टडी द होल सिलेबस, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे आपको जो मैं बताऊंगा इसको पर्टिकुलर फोकस करना है, ये भी पढ़ना है और साथ में आपको होल भी पढ़ना है, बस इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। विद दिस नोट हम स्टार्ट करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कहता है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है भाई, ये कंसेप्ट मेटल है नॉन मेटल, आपको लगेगा शायद ये T1 का कंसेप्ट है तो T2 में भी आ सकता है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन इसका भी ले आया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है हमारे पास अगर एक मेटल है बच्चे, ये एक मेटल है, ठीक है ना। अगर मेरे को इससे बचाना है रस्टिंग से, किस मेटल को, ये आयरन की रॉड है, सपोज ये किसकी है, आयरन की रॉड है, इसके अंदर मैं आई लिख देता हूँ। अगर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है रस्टिंग से, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक और कोटिंग कर दूँगा, किसी और मेटल की, क्रोमियम की या किसी और वायर की, यहाँ पे क्या कर दूंगा, कोटिंग कर दूंगा, मतलब इसके ऊपर वो डाल दूंगा, पॉलिश कर दूंगा, तो ये किससे बच जाएगा, मतलब रस्टिंग से बच जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बट ये किया जाता है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आपने एक चीज पढ़ी कि गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में भी हम क्या करते हैं कि आयरन के ऊपर जिंक डालते हैं, बट वो जिंक डालते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते। ये प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन की और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। हम देख लेते हैं, हमारे पास दो तरह की, एक रिप्रोडक्शन होता है क्या, रिप्रोडक्शन इज ए मेथड इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। वो किस लिए प्रोड्यूस करता है, ताकि उसकी जो प्रोजनी है या जो उसकी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू रहे। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिस तरह हमारे पास अदर लाइफ प्रोसेस हैं, आप देखेंगे डाइजेशन है हमारे पास रिस्पायरेशन है, हमारे पास न्यूट्रिशन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वाली प्रॉपर्टी हम नहीं शो करेंगे, मगर वो वाली प्रोसेस हम नहीं शो करेंगे, इंसान मर जाएगा, ठीक है। बट अगर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका नहीं मतलब है कि वो फौरन मर जाएगा, हाँ उसकी जनरेशन आगे नहीं जा पाएगी। तो रिप्रोडक्शन का एक ही फायदा है कि भाई आपकी जो जनरेशन है, आपकी जनरेशन कैरी ऑन आगे हो पाएगी, आपकी जो ऑफस्प्रिंग है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेनी साइंस में कहते हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे और आपके नए नए बच्चे पैदा हो रहेंगे। ये होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। फर्क क्या दोनों में बच्चे, याद रखना, फर्क दोनों में ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास एक ही पैरेंट होता है, ठीक है, एक पैरेंट होता है। सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आराम से, आई एम रियली सॉरी गाइस, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आराम से मैं लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। यहाँ पे एक पैरेंट है, कोई भी एक पैरेंट है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये खुद स्प्लिट हो जाता है, बीच में से यहाँ से टूट गया, तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म बन गए, एक ये बन गया विद न्यूक्लियस एंड एक ये बन गया विद न्यूक्लियस। तो एसेक्सुअल में ऐसा होता है। एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ये हो गया पैरेंट और ये हो गया इसके डॉटर सेल, जिसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। ये जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, ये बच्चों जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल का मतलब है कि सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स, जिस तरह बाप लाइक फादर लाइक सन, इस तरह का होता है, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है विद देयर पेरेंट्स। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल इंक्लूड होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट गैमीट्स इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है मेल हमारे पास एंड यहाँ पे हमारे पास आ गई फीमेल। आए समझ आपको, फीमेल के सर पे बाल। यहाँ पे जब मेल के हार्मोन्स आएंगे, जिसको हम कहते हैं गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट, जब ये आपस में फ्यूज करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। और वहाँ से जो पैदा होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या पैदा होता है, वहाँ पे जाइगोट बनता है, फिर वहाँ से बनता है प्लेसेंटा बनता है, वहाँ से जाके आपको आगे फ्यूटस बनता है, जो भी बनता है फ्यूटस बनता है। तो वो जो फ्यूटस होता है ना, उससे आगे बनता है बच्चा, जो भी बनता है चिल्ड होता है। मैं सीधा चिल्ड पे आ जाता हूँ, जो आपको बच्चा बनता है चिल्ड होता है, चाहे वेदर इट इज ए बॉय गर्ल, बॉय चिल्ड और मेल चिल्ड, जो भी है, बॉय गर्ल, सॉरी फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, जो भी होता है, इसमें जो करेक्टर होते हैं ये किसी एक पेरेंट के नहीं होते हैं। 50% यहाँ के होते हैं, 50% यहाँ के होते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं सर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें वेरिएशन होती है। इसलिए आगे कंसेप्ट आएगा जब आप 10th में जाओगे, वहाँ पे आपको वेरिएशन एंड एवोल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर इसको इतना ही छोड़ते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ना है हमें। डिफाइन फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपको फोर्स बताना, भाई फोर्स होता है क्या एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताना क्या है, ठीक है। आसान है बिल्कुल। फोर्स का मतलब है टू पुल और पुश, किसी चीज को आप पुल कर रहे हो, धक्का दे रहे हो और उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स बोलते हैं, याद रखना। अब इसमें जरूरी नहीं कि चीज डिस्प्लेसमेंट हो, आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो तो इसका मतलब है दीवार मूव नहीं हो जाएगी, दीवार वहां से डिस्प्लेस नहीं होगी, बट ये इंडिकेट है कि आप वहां पे फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो ना, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब है द फोर्स विद विच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब ये ऐसी फोर्स है जिसकी बदौलत अर्थ क्या करती है, चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। आई होप आपको आया होगा समझ अच्छी तरह से, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर फोर्सेज? तो ये आपको पता होगा मस्कुलर फोर्सेज क्या होते हैं, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब आता है व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्सेज। आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्सेज क्या होती हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेज हम बोलते हैं कभी कभी इनको अपोजिंग फोर्सेज बोलते हैं। मतलब एक बात बताता हूँ, अगर हमारे पास एक बॉल है जो इसको मैं रोल करूंगा, ठीक है ना, तो ये रोल करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, फिर रोल करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके ये स्टैटिक हो जाएगा क्योंकि इसको आगे से कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है, दो आगे से अपोज करने वाली या कोई ऐसी फोर्स जो किसी चीज का मोशन को रोके, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव टू एग्जांपल ऑफ जायगोट एंड फीटस। आपको दो एग्जांपल जायगोट एंड फीटस के बताने हैं, ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन द ओविडक्ट ऑफ ए फीमेल इज ब्लॉक्ड। आपको बताना है कि जब ओविडक्ट एक फीमेल का ब्लॉक होता है तब क्या हो सकता है, ठीक है। एंड आपको ये जरूर पता चलेगा जब रिप्रोडक्शन कंट्रोल की जाती है तो तब इस तरह के कंसेप्ट वहां पे भी आते हैं, डेफिनेटली आप रिलेट कर पाएंगे। नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन। आपको बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन के अंदर, तो वो है ओवरीज, ठीक है ना बच्चे, वो क्या है? ओवरीज। और अगर हम मेल की बात करें तो वो आ जाता है टेस्टिस आ जाता है, जहाँ पे मतलब हमारे जो मतलब देखते हैं तो यहाँ पे ये हार्मोन्स प्रिपेयर्ड होते हैं बच्चों। आया अच्छी तरह से? नेम द मेल ये हो गया हमारे पास। वट आर द टू मूड्स बाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस। बताता है कि कौन से दो मूड्स हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस से मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। एक होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में ये पूछे जाए, ठीक है। डिफाइन ओविपोरस एनिमल। अच्छा ये कौन से एनिमल होते हैं? क्या ये वाले ये वो एनिमल तो नहीं है जो अंडे देते हैं? आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है आप तक, चलो ठीक है आगे चलते हैं। स्टेट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आपको बताना है कि भाई फ्रिक्शन जो होता है उसका फायदा और नुकसान क्या है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, जो फ्रिक्शन है उसको कभी कभी हम नेसेसरी इवल कहते हैं, मतलब ये गलत चीज़ है बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो लाइफ की वाट लगने वाली है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसको नेसेसरी इवेंट कहते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के होते हैं, आपको ये जरूर याद करके जाना है एग्जाम में। वही अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लुब्रिकेंट्स, हाउ द लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन। आपको बताना है कि लुब्रिकेंट्स होते क्या है। मैं बताता हूँ, लुब्रिकेंट्स ऐसे केमिकल होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिक्शन को कम करती हैं। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस होती है ना जो आप साइकिल में डालते हैं, या हम तेल की बात करते हैं, वो होते हैं स्टिचिंग मशीन में भी तेल डाला जाता है, या जो बच्चे जिम जाते हैं उनको पता होगा कि उनको मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, मशीनों में तेल डालते हैं। तो यही किस्म के लुब्रिकेंट्स होते हैं। और आपके जो गेट होते हैं ना, जो आयरन गेट होते हैं बाहर, घर के बाहर जो मेन गेट होता है आयरन का, उसमें भी हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो और वहाँ पे कम आवाज़ निकले और स्मूथली सब चीज़ें आराम से चले। ये था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बताना है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आप आराम से बता पाएंगे, ठीक है ना। एक होता है मियोसिस होता है कि माइटोसिस, आपको अच्छी तरह से पता होगा, डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू। हाउ कैन यू से दैट द फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शंस। तो द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू से दैट द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी इज ड्यू टू द इंटरेक्शंस, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट लॉजिक आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास भी मैटर करता है, डिस्टेंस भी मैटर करता है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन। नाउ विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड द बच्चों, द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड द स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द एग और ओवम। उसको हम क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे या ओवम बोलेंगे। सपोज ये मेल का गैमेट आया, ये इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलेंगे स्पर्म बोलेंगे। और यहाँ पे एक फीमेल का गैमीट्स और ये गैमीट है, इसको हम बोलते हैं एग। और जब इन दोनों की फ्यूजन होता है, मतलब जब ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे, तो बच्चे इसको हम क्या बोल देंगे, तब हम इसको बोल देंगे, ये हमारे जब यहाँ पे आ जाएगा तब हम इसको बोल देंगे फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन आप याद रखना, फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है बच्चों, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स बेसिक फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फिशन। आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, आपको बेसिक फंक्शन बताना है, और बाइनरी फिशन क्या होता है आराम से बता देता हूँ। बाइनरी फिशन इज ए काइंड ऑफ फ्री एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बच्चे में अम्यूबा की ही बात करता हूँ। आपको पता है अम्यूबा कुछ इस तरह का होता है, मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। लेट मी रब ओवर हियर। ये हमारे पास क्या बन गया, एक अम्यूबा बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, अम्यूबा, ठीक है। आपको पता है अम्यूबा में ये जो होता है ना, इसको कहते हैं सीडोपोडियाज। क्या कहते हैं इसको बच्चे, सीडोपोडियाज। अच्छा क्या होता है, जब इसमें रिप्रोडक्शन होती है तो इसका न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है पहले। तो पहले न्यूक्लियस इसका इस तरह से हो जाएगा, तो न्यूक्लियस इसका इस तरह से एनलार्ज हो जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वाला एरिया में एक अलग बन जाएगा और साउथ वाले एरिया में एक अलग बन जाएगा। एक मतलब इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। याद रखना, बाइनरी फिशन में मल्टीपल फिशन भी होता है। अब होता है लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब किस तरह से कट लगते हैं, ये अलग टॉपिक है। हाई टॉपिक है, उसको छोड़ो, आपके दिमागों में उतना नहीं जाएगा, बस शॉर्टकट है जो आपकी बुक पे आपको वो याद करना पड़ेगा बच्चों।
व्हाट डू यू मीन बाई बडिंग? बडिंग क्या होता है? ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, आपके पास एक प्लांट है, ठीक है ना, कोई भी एक प्लांट है भाई, ये मैं एक प्लांट बना देता हूँ। ये तो प्लांट इस तरह का नहीं होता, आप बोलोगे सर ये कौन सा प्लांट हो गया? ठीक है भाई, अच्छा सा प्लांट बना देते हैं, ये तो प्लांट हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे बड का मतलब एक छोटा सा, इसको क्या निकलेगा, यहाँ से शाख निकलेगी, क्या निकलेगी? शाख। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जब इससे कट के नीचे आएगा ना बच्चे, सपोज ये शाख अब नीचे आएगी तो ये यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगी। आए समझ आपको? तो इसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक पार्ट होता है, इसमें एग्जांपल दोगे आप हाइड्रा। हाइड्रा एक आपके लिए अच्छी एग्जांपल है। तो बडिंग में क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है, वो गिरता है नीचे और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म खुद बन जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बडिंग बोलेंगे। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से? इसमें कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाइनरी फिशन बडिंग आपको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। आपको बताना है नेक्स्ट वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस कितने टाइप्स के हैं, आपको डेफिनेटली पोल्यूशन बताना है। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू द एयर व्हिच चेंज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एयर एंड व्हिच इज डेफिनेटली हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, फॉर प्लांट्स एंड फॉर अदर एनिमल्स। तो इसको हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, एक होता है सोर्स पोल्यूशन, एक होता है नॉन सोर्स पोल्यूशन। एंड यू हैव टू आल्सो मेंशन अबाउट द सोर्सेज एंड द काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। मेन काजेज हमारे पास जो एयर पोल्यूशन के होते हैं वो होते हैं जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, डोमेस्टिक्स जो हम घर में इलेक्ट्रिक जलाते हैं उससे धुआं निकलता है। मैनी 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 थिंग यू कैन राइट ओवर इन योर एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है। तो बहुत कुछ लिख सकते हो। लास्ट पे आता है आप कंट्रोल किस तरह कर सकते हो। आप बोलोगे सर हमें वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कोयल से शिफ्ट होना पड़ेगा सोलर एनर्जी पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे। देन यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल जी टू द न्यूक्लियर एनर्जी हमने बोला। इसके बाद हमारे पास होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आना है। बाकी चीज़ें आती हैं जो कम पोल्यूटेड हो, एनवायरमेंट को कम इफेक्ट करे। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और हमें ये कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कार्बन एमिशन होता है गाड़ियों से, हमें उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कुछ आप पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगला देख लेते हैं, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एसिड पोल्यूशन? क्या होता है एसिड पोल्यूशन? क्या होता है? या एसिडिक पोल्यूशन, या यहाँ पे एसिड रेन की बात हो रही है। सॉरी, यहाँ पे भी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन होती क्या बच्चे, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, आराम से बताऊंगा, ठीक है। आपको पता है आपको गाड़ी यहाँ से जा रही है, ये क्या जा रही है, हमारी गाड़ी जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारी गाड़ी जा रही है तो आपको पता है पीछे से क्या निकालती है, ये धुआं निकालती है। धुआं कौन सा निकालती है? ये CO2 निकालती है, ठीक है ना। कौन सा निकालती है? CO2। अच्छा, जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो किससे रिएक्ट करेगा? ये वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब ये धुआं एटमॉस्फेयर में जाके वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा यहाँ पे एक एसिड H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3। इसको कहते हैं कार्बनिक एसिड। एसिड रेन सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, द रेन वाटर कंटेनिंग एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है। एसिड रेन में होता है नाइट्रिक एसिड, याद रखना, मैं फार्मूला भी लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। देन वी हैव कार्बनिक एसिड H2CO3। और भी बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं जो एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। आप इसके लिए विजिबल एग्जांपल क्या देखोगे? आप देखोगे जो पुराने घर होते हैं ना, उनकी जो छतें होंगे उनके ऊपर जंग लगा होता है, ठीक है ना। ये जंग किसकी बदौलत होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिड रेन की वजह से ही होता है ये जंग। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से? आगे देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। देखो सेम रिपीट होंगे बट आपको यहाँ पे थोड़ा एलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है इसमें मोर देन दैट। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स। आपको बताना है कि भाई एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, ये लिविंग के लिए जरूरी नहीं है कि एनिमल को जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। एनिमल को अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। आपको अगर पता है अगर एक बंदा शादी नहीं करता तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो बंदा मर जाएगा फौरन, नहीं, उसके बच्चे नहीं होंगे और उसका जीन पूल आगे क्रिएट नहीं हो पाएगा। बस यही एक उद्देश्य होता है रिप्रोडक्शन का। आपको बताना है कि ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, तो आपको डायग्रामेटिक वे में इसको आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों। डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको टू मेथड में आपको 3-4 बता दूंगा, आपको याद करके जाना। एक होता है बाइनरी फिशन, आपको याद करोगे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एक तो हो गया ये। दूसरा आप याद करोगे बडिंग। तीसरा आप याद करेंगे बच्चों बडिंग के अलावा क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के आप क्या बोलोगे, रीजनरेशन भी होता है इसमें, रीजनरेशन होता है। इसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और इसमें एक और होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। ये भी होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं या इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आए समझ आपको अच्छी तरह से? मज़ा आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। आपको बताना है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और ये किस तरह से होती है। स्टेट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो करके आना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी आपको क्या करना है, अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है।
उसके बाद व्हाट इज़ द इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है भाई, ग्लोबल राइज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, जो ग्लोब का जो प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट है। मिसाल के तौर पर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनमें फ्रेश एयर है, अगर वो पिघल जाएगी तो हम पानी कहाँ से पियेंगे भाई। अगर वो पिघल के कहाँ पे जाएगी, वो समुद्रों में जाएगी, समुद्र में ऑलरेडी साल्ट वाटर है, तो हमारे लिए वहाँ पर तो मसला बन जाएगा ना। तो इसलिए हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है एक नेगेटिव कोनोटेशन है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड चीज़ है जो ह्यूमन को तबाह कर सकती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकती है। एक्सप्लेन ग्रीन हाउस गैस को अच्छी तरह से मैं आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपने जो नोट प्रिपेयर किए उसको अच्छी तरह से पढ़ो नोट्स में ही। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, डिटेल में मैंने बताया एयर पोल्यूशन क्या होती है, इसके वेरियस टाइप्स के होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, आप लिखोगे, ठीक है ना। पोर्टेबल या वाटर पोल्यूशन भी आ सकता है, आप इस पर भी लिख के आएंगे। एयर पोल्यूशन डेफिनेटली बैक टू बैक रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी तरह से करके आएंगे। और क्वेश्चन है व्हाई द फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड एज नेसेसरी इवल, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, एक्सप्लेन आपको बताना है कि भाई क्यों। देखो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे रेहान, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब टू ई सबक, क्या लिखता हूँ मैं, एजुकेट ऑल को, EDUCATE एजुकेट ऑल को सब्सक्राइब करो। नीचे मेरा नाम लिखोगे तब आएगा RAASHADZ। जब आप इसको जाके सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये किसकी वजह से लिख रहा हूँ भाई, मैं ये जो लिख रहा हूँ ये मैं फ्रिक्शन की वजह से लिख रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन होती तो मैं लिख भी ना पाता, आई थिंक सो, हाँ क्या थिंक सो, नहीं लिख पाते, नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, डेफिनेटली आपको आया होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आपने खुद भी पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हैं। लुब्रिकेशंस क्या होते हैं, हमने ये भी अच्छी तरह से आपको पढ़ा है। और लुब्रिकेशन एंड मूविंग व्हीकल में क्या, बिल्कुल। व्हाट इज फ्रिक्शन, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपको आराम से कर पाएंगे। फ्रिक्शन सेम है, क्या फ़ायदे इसके एंड किस तरह आप फ्रिक्शन रिड्यूस कर पाते हैं। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट गेस, क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट गेस हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। अभी भी बहुत कुछ बचा है, आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा लाइट को, ठीक है ना। लाइट अगर आपके T2 में है तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे, अगर T2 में है तो, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं करेंगे। मुझे लगता है T2 में तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे, एक बार सिलेबस को जरूर देखेंगे, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आपको फूड प्रोडक्शन है और मैनेजमेंट को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, CECE, हाँ कितना अच्छा लिख दिया, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। साथ में पोल्यूशन ऑफ वाटर एयर हमने पढ़ लिया, फ्रिक्शन भी हमने पढ़ लिया आराम से, ठीक है ना। लाइट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे। लाइट की अगर हम बात करें तो आपको रिफ्लेक्शन आना चाहिए, रिफ्रैक्शन आना चाहिए, ग्लास प्रिज्म आना चाहिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आती हैं, लाइट क्या होती है, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है ना। हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेते इसके ऊपर। अब अगर आप चाहते हैं कि लाइट के ऊपर भी बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिटेल वीडियो है तो आपको वो कहाँ पे मिलेगी, फ़ौरन जाकर आप एजुकेट ऑल को सब्सक्राइब करेंगे, EDUCATE एजुकेट ऑल, और साथ में लिखेंगे आप क्या, राशिद RAASHADZ। तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ऑन साइंस हम डेफिनेटली आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आप हमें ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू गाइस।